गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक टीवी पर जारी है। प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड फाइंडिंग द सोल्यूशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि सोचे पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल क्या है। सैफान खान और अली नासिर हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। आज के दिन जिस दिन हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम का भी आज ही आखिरी दिन है। मुल्क में बेनामी जायदादों के खिलाफ FBI के एक्शन का आगाज हो चुका है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ, जिससे एक तासुर गया है कि द गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी सुबह ट्वीट की थी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद एकदम से अननेसेसरी हरी दिखाई गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा चौधरी तनवीर की 6000 कनाल अर्जी जब्त कर ली गई है, जो उनके मुलाजमीन के नाम पर थी। कराची में भी बेनामी जायदादें जब्त करना शुरू कर दी गई हैं। टैक्स चोरों और बेनामी जायदादों के खिलाफ ये एक्शन कितना मौसर साबित होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर ये बात हम कह सकते हैं कि वाज़ेह नज़र आ रहा है, जो बार बार सवाल होता था कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम इसमें और पिछली में क्या फ़र्क है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो FBR है वो मुतहरिक भी नज़र आ रहा है। जो बात पहले कुछ दिन पहले लीक की गई, अखबारात में छपी, वो ये थी कि FBR ने एक डेटा बना लिया है, उन्हें पता है उन्होंने आगे क्या क्या करना है। आज के एक्शन से अब ये बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि द गवर्नमेंट डज मीन बिजनेस। साबिका एमनेस्टी स्कीम और अभी की एमनेस्टी स्कीम पे एक नज़र डालें। उस स्कीम में तकरीबन 1.6 खरब रुपए के बैरूनी और अंदरूनी मुल्क असासजात जाहिर किए गए थे। इस एमनेस्टी स्कीम से तकरीबन 124 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था। मुस्लिम लीग नून की एमनेस्टी स्कीम में 75,000 अफराद टैक्स नेट में शामिल हो गए थे। मौजूदा स्कीम से अब तक 50 अरब के लगभग टैक्स इकट्ठा किया गया है और इस स्कीम में अब तक 1 लाख अफराद ने अपने असासे जाहिर किए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, PSP के हेड हैं, प्रेसिडेंट है। फर्स्ट कम टू यू सैफान, बिकॉज आपने इसका बगूर मुआयना किया है। यू थिंक क्या मैसेज गया और क्या फ़ायदा हुआ है इस एमनेस्टी स्कीम का? यकीनी तौर पर एक मैसेज तो ये था कि एक बहुत नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन जिसने अब तक अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की हैं, अपने ब्लैक मनी वाइटन नहीं किया है। और वो उसके साथ साथ ये मैसेज बार बार इफेक्टिवली डिलीवर किया गया कि ये लास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बेनामी एक्ट, क्योंकि इस एमनेस्टी स्कीम में और पिछली में हमने ये फ़र्क एक वाज़ेह देखा है, जो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से बताया भी गया है कि एक बेनामी एक्ट इन प्लेस है और उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर FBR ने बाकायदा बनाया है, जो बेनामी जोन्स की सूरत में होगा। आपने कराची का भी जिक्र किया, तकरीबन 8 प्रॉपर्टीज़ का, जो मैंने अभी FBR का लेटेस्ट एक लेटर देखा है, जो उन्होंने DCIR को लिखा है, 8 प्रॉपर्टीज़ कराची में ऐसी हैं जिनको अटैच करने का इख्तियार FBR को दे दिया है। तो इस तरह से, और लेकिन थोड़ा सा इसमें जो आपने स्विफ्ट की बात की, हमने देखा है कि चौधरी तनवीर साहब का जो वाकया हुआ ये 6 बजे से कबल हो गया। तो इतनी भी जल्दी ना दिखा दें कि पता चले कि अभी 6 बजे की डेडलाइन भी पूरी नहीं हुई और आपने 3 बजे या 4 बजे ही किसी की प्रॉपर्टी सीज करना शुरू कर दी। लेकिन इवेंचुअली ये गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे पास बेनामी एक्ट इन प्लेस है, हमारे पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के जरिए हम फौरी तौर पर आफ्टर 1 जुलाई, अब 3 जुलाई के बाद वील गो आफ्टर एवरी बेनामी प्रॉपर्टी एंड दे आर गोइंग आफ्टर इट। जो डेटा की बात है, 5 करोड़ 30 लाख उन्होंने बताया था कि ऐसी डिटेल्स हैं जो अकाउंट होल्डर्स और दीगर की आ चुकी हैं। 1,52,000। अब यहाँ पर हम क्योंकि सोच पाकिस्तान में है, अब ये बड़ा अहम मसला है कि हर हुकूमत ने आने के बाद बोला है कि हमारे स्विट्जरलैंड में 200 अरब डॉलर पड़े हैं, हमारे बरतानिया में इतने एसेट्स हैं, हमारे अमेरिका में पाकिस्तानियों के एसेट्स हैं। लेकिन उस रकम को पाकिस्तान वापस लाने के लिए एक यकसुई होकर एक सोच की ज़रूरत है और उस सोच की ज़रूरत शायद इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ पार्टीज हैं तो हम जनरेट कर सकें। ये किसका भी पैसा हो, ये चाहे ट्रेडर्स का हो, ये पॉलिटिशियंस का हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, मीडिया के लोगों का हो, इसको वापस कैसे लाया जा सकता है? अगर 1,52,000 का डेटा खान साहब ने हासिल कर लिया है, FBR ने हासिल कर लिया है, तो ये 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनके डेटा हासिल कर लेना काफ़ी है। क्या ये प्रोसिक्यूट हो सकते हैं? उस बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ केसेस बन सकते हैं? क्या जो टैक्स इन पर बनता है वो टैक्स हम वहाँ की टैक्स अथॉरिटी से क्लेम कर सकते हैं? क्या ये एसेट्स पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जो डिक्लेयर नहीं हुए? 1,52,000 ऑफशोर अकाउंट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें शायद ऐसी हैं कि
इस पर पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है, इस पर सारी पार्टी को सोचने की जरूरत है। हमें पैसों की जरूरत है, हम माशी तौर पे खुद मुख्तार नहीं हुए, हम IMF से कर्जे मांग रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जे मांग रहे हैं, हम जगह जगह जाकर हमें एड्स और ग्रांट्स की हम उम्मीदें ला के बैठे हैं, सऊदी अरब, कतर, हर जगह से इन्वेस्टमेंट की इस पर अपील्स कर रहे हैं। तो दिस इज नाउ द पॉइंट कि 1,52,000 अगर ऑफशोर होल्डर्स हैं तो वी शुड गो आफ्टर देम एंड हाउ शुड वी प्रोसिक्यूट देम। और फिर यकीनी तौर पर जो नून लीग और PTI की इस स्कीम में डिफरेंस है, वो सिर्फ अभी तक जो डेटा मैंने देखा है लेटेस्ट, जो कल तक का जो डेटा था उसके मुताबिक, तो तकरीबन नंबर ऑफ डिक्लेरेंट्स एक जैसे थे PTI और PMLN के 90,000 के करीब। अब कहा जा रहा है कि 1,31,000 डिक्लेरेंट्स मौजूदा स्कीम में आ चुके हैं। PMLN के 88,000 थे। PMLN में तकरीबन जो अभी हमने फिगर कोड भी की एसेट्स की जो है वही PTI के तकरीबन आसपास आए हैं। 1.8 ट्रिलियन का कहा जा रहा है कि एसेट्स सामने आए हैं, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो 50 अरब रुपए है। PMLN के दौर में शायद 124.8 अरब रुपए कलेक्ट हुआ था, तो ये थोड़ा सा कम टैक्स हुआ है। अब इसकी वजह क्योंकि शायद ये भी हो सकती है कि जो ऑन एवरेज जो जिन्होंने डिक्लेयर किया उन्होंने कम जमा करा है, बैंक अकाउंट में थोड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस थी, पैसा भी आपको डिक्लेयर करना था, तो 50 अरब रुपए शायद आया और ये अच्छा है, हैंडसम अमाउंट है। कि फिर हमने देखा था कि शायद 36 अरब रुपए का कहा जा रहा था कि इस साल के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शंस रखी है कि 36 अरब थ्रू एमनेस्टी स्कीम आएगा। तो अगर 50 अरब आ गया तो दिस मीन्स कि इट इज अ गुड अचीवमेंट। और ये भी सामने रखें कि कुछ दिन कबल तक, यानी आखिरी 8-10 दिन तक से 2-3 हज़ार डिक्लेरेंट्स थे और हम ये सोच रहे थे कि कहीं ये स्कीम बिल्कुल ही फ्लॉप ना हो जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इट इज अ वेरी गुड फेल ना हो जाए। आई थिंक कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की वो अच्छी हुई, मगर लेट उन्होंने उसको शुरू किया, वो ही देख करके कोई आ ही नहीं रहा उसके अंदर। अगर ये थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता तो ये इससे काफी आगे जा सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट की एक अहम रेप ने हमें ये बताया कि हम चाहते थे टाइम आगे करें, लेकिन हमें ये IMF की तरफ से लीवे नहीं था, हमें उनकी जो डिमांड्स है वो भी पूरी करनी है और बड़ा एक्सपेक्टेड है कि आज या कल में वो साइन भी हो जाएगा। आई कम टू यू मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टैक्स एमनेस्टी स्कीम आखिरी रोज है, हमने देखा FBI में एक्शन में भी आया। आपके ख्याल से ये सोल्यूशन है पाकिस्तान के मसलों का? एक पार्ट है ये कि आपकी अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम में जो कुछ पैसे आ गए हैं, लोग अभी नेट पे आ गए हैं, लेकिन इससे क्या ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो आपकी फ्लरिश कर जाएगी, आप जिस क्राइसिस से उससे बाहर आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं आएंगे। इसलिए कि अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, हाँ, इस मुल्क में जिस चीज़ की अभी कमी है वो है ट्रस्ट की। वो चाहे वो बिजनेसमैन हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो। और गवर्नमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये करना चाहिए कि जब वो शुरू में जब आते हैं, जब अपना काम शुरू करते हैं, तो पहले उनको कुछ टाइम लगाना चाहिए इस बात पे कि वो अपना ट्रस्ट बहाल कर सकें, कि दे शुड मेक पीपल रियलाइज कि दे आर देयर टू फॉर देम, दे केयर फॉर देम, कि एक गवर्नमेंट आई है वो हमारे लिए केयर करने वाली है। और वो केयर सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कुछ ऐसे अमल होना चाहिए, कुछ ऐसे एक्शंस होने चाहिए थे कि जिसकी वजह से आवाम का एतमाद जो है वो पहले बहाल होता। आप यकीन जानिए, ये कौम ऐसी कौम है कि जब एक दफा इसका ट्रस्ट बहाल हो जाए, एक दफा जब इसका कॉन्फिडेंस आ जाए लोगों के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर, कि हाँ ये हमारी केयर के लिए हैं, फिर जब ये हो जाएगा तो आप इनसे ये अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये टैक्स तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है पिछले 1 सालों में कि हमने आते ही सबसे पहले ऑपरेशन चीर फाड़ शुरू कर दी, लोगों को डराना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल दूं, ब्यूरोक्रेसी की जहां तक बात है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं आया एतमाद, नहीं हो रहा काम, कोई करप्शन नीचे नहीं गया है, करप्शन और बढ़ गया है। यहाँ पे करप्शन तमाम इदारों में और ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि भाई आवाम इस वक्त जो है वो जो जिस तरह से महंगाई में जा रही है, जिस तरह से जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में उनको मुश्किलात आ गई हैं, उस हिसाब से वो तो नहीं है इस काबिल अभी कि वो आपके लिए अच्छी फीलिंग रखें। फिर प्लस बिजनेस कम्युनिटी जो कि आपका एक रेवेन्यू इंजन होता है सारा, वो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, मेरा इंटरेक्शन है यहाँ कराची के एक आपको पता बिजनेस सब है, ज्यादातर लोग अब साथ साथ इस बात पे भी अब सोचना शुरू हो गए हैं कि हाउ टू वाइंड अप देयर बिजनेसेस, और अपना जो उनका रेवेन्यू है, जो पैसा है, कुछ पैसे वो बचाकर सेव कैसे कर लें, कोई लेजिटिमेट तरीके से किसी और जगह पे वो अपना काम कैसे शुरू करें, या अपने बिजनेस को वाइंड अप करके कम से कम जो उनकी इन्वेस्टमेंट
उसको सेव कैसे कर लें, ये थिंकिंग है इस वक्त। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो जितने सेगमेंट्स हैं इस पूरी इकोनॉमी के, जितने हिस्से हैं इस पूरी इकोनॉमी के, वो एक तरफ तो शायद जो है वो आप अपने नंबर्स पूरे कर लें या कुछ अच्छे नंबर्स दिखा दें कि हाँ भाई आपने अपना खसारा पूरा कर लिया है, बट ओवरऑल क्या ये पहिया चल रहा है, इकोनॉमी का पहिया चल रहा है? जवाब ये कि नहीं चल रहा। इसलिए कि आपका लोकल बिजनेसमैन जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, फर्ज करें मैं आपको, अगर आप मुझे याद है मैं प्रपोज करूं कि भाई आपने अब तक अपने इंपोर्ट पे कट नहीं लगाया ना, आपकी 600 650 के आइटम्स हैं, सारे लिस्ट है, आप 5 साढ़े 5 आज भी बाजारों में मार्केटों में पेस्ट ब्रश और तमाम वो लग्जरी आइटम जो कि आप यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वो मिल रही हैं बाहर की। तो आप अपने डॉलर को अभी भी भेजकर जो है देकर आप वो चीजें मंगा रहे हैं। फिर ये बात होती है कि भाई ये करेंगे तो फिर वो अफगान ट्रांसलेट से वो सारा आ जाएगा। तो दैट मींस कि आपके लूप होल्स हैं। तो ये इस मौके पे एट दिस मोमेंट मैं समझता हूं कि जो काम गवर्नमेंट को तीसरे साल करना चाहिए वो गवर्नमेंट आज पहले साल के पहले महीने से शुरू करके पहला साल करी। मैं नहीं समझता कि ओवरऑल इकोनॉमी इससे जो है वो आपके नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप एक मिसाल दो, मैंने अपनी निजामत के दौर में एक प्रोजेक्ट कंसीव किया था, आई ओन कराची। ये मेरे दिमाग में पहले दिन से थी जिस दिन मैंने ओथ उठाया था, लेकिन मैंने उसको आई ओन कराची को तीसरे साल मैंने लॉन्च किया, क्योंकि 2 साल अगर मैं पहले दिन आई ओन कराची लोगों को कहता कि भाई आओ कराची को ओन करो, तो मैंने तो कुछ करके नहीं दिखाया था। पहले मैंने कराची बनाया, पहले लोगों को ये अपना अमल दिखाया कि भाई देखो तुम जब रात को सोते हो तो मैं जागकर तुम्हारे लिए काम करता हूं। जब लोगों को 2 सालों में कराची बनता हुआ नजर आ गया, फिर मैंने कॉल दी कि आओ लोगों और कराची को ओन करो। यकीन जाने फरिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से हटकर एक दिन में 28,000 लोगों ने अपने आप को इनलिस्ट किया। मुझे एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ गया। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। तो अगर जो चीजें चल रही थी इसको थोड़ा सा चलाते, साल 1.5 साल दूसरे तीसरे बजट में जाकर आप ये तमाम रिफॉर्म्स करते, तो आपको लोग और 1.5-2 सालों तक अपने लोगों को कहते हैं कि लोगों की खिदमत करो, लोगों की मजबूरियों में परेशानियों में खड़े होकर नजर आओ। अभी कॉन्फिडेंस शेक कर गया है। आप डॉलर की कीमत कहते हैं कि जी आपको टीवी से पता चलती है बातें, रोजाना जो है वो कोई कहता है 200 पे डॉलर जाएगा, कोई कहता है 220 पे डॉलर जाएगा। यहां पर जिन लोगों ने अपने कारोबार को लॉक कर रखा था वो सब जो है वो ओवरनाइट सारे बैंक करप्ट हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन ओवरऑल इकोनॉमी में मैं नहीं समझता कि ये जो है किसी राइट डायरेक्शन पे जा रही है। राइट, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट हमें बातें बताई हैं, खासतौर पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। यही बात मैं शाइस्ता साहिबा के पास भी लेके चलूंगी, लेकिन अगर इजाज़त दें तो एक क्विक ब्रेक है। शाइस्ता मलिक साहिबा PMLN की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम जानना ये चाह रहे हैं कि यकीनन डरावा अहम है, और अभी थोड़ी देर पहले जुबैर साहब ने कहा भी कि जो डर की फिजा है वो क्रिएट कर ली है गवर्नमेंट में, एंड ही सेड आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर। लेकिन एक एतमाद की फिजा क्या गवर्नमेंट कर पाई है? अभी आज भी मामला हुआ एकदम ब्रिस्क और हमने बड़ा ज्यादा इमीडिएट एक्शन देखा। क्या इससे इत्मीनान पैदा हो रहा है या डर पैदा हो रहा है? वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। टैक्स एमनेस्टी की हम बात कर रहे थे। पूरी दुनिया में टैक्सेस के ऊपर डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है एक एक पेनी के ऊपर। अगर आपका जो टैक्स है, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक कि हमने ये टैक्स क्यों बढ़ाया है, क्यों लिया है, उसके बदले में फिर आपको कुछ प्रोवाइड भी करना होता है स्टेट में। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन ही मसला है, मगर टैक्स के बदले में आपने क्या देना है? क्या लोगों को ये इत्मीनान है कि ये टैक्स आप पर ही लग जाएगा वापस, क्योंकि ये अमानत है लोगों की, लोगों से लेके आपने लोगों को ही देनी है। शाइस्ता साहिबा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का आखिरी दिन हो गया, इत्मीनान की फिजा है या डर की फिजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। आपके सामने तमाम हालात हैं। देखिए, मीडिया की जो कहते हैं ना आँख, तो हर उस जगह है जहाँ मेरा ख्याल शायद हमारी पहुँच भी नहीं है, आपकी कान और आँख। और आप मुझे बताएं, मुझे अगर मैं बात करूं तो शायद आप कह दें कि बिकॉज वी आर इन द अपोजिशन इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी शख्स से पूछें और पूछें कि आजकल फ़िज़ा एतमाद की है, भरोसे की है, सुकून की है,
क्या है तो वो आपको बताएंगे। फरिया, इतना माहौल ख़राब है एंड देर इज़ सो मच अनसर्टिनिटी एंड देर इज़ सो मच खौफ व हिरास, क्योंकि देखें बार बार हमें कहा जाता है कि हम एहतसाब से डर रहे हैं और हम इसलिए शोर मचा रहे हैं। नहीं, एहतसाब से नहीं डर रहे। एहतसाब से कौन डरता है? वी ऑल वांट के एहतसाब हो, वी ऑल वांट के ये दिस कंट्री में जो करप्शन का एक नासूर है वो ख़त्म हो, लेकिन इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इसमें किसी अदारे के मुलव्वस होने का या किसी के मुलव्वस होने का नहीं, शायबा तक नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो है अदारों को मुलव्वस किया जा रहा है और उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, विच इज़ वेरी सैड। और मैं आपको ये बता दूँ एज ए पाकिस्तानी, देखें पहले मुसलमान होने के बाद जो दूसरा किरदार हमारा है वो एज पाकिस्तानी है, और एज ए पाकिस्तानी आई टेल यू द सिचुएशन इज़ नॉट गुड। अगर आप डंडे मार मार के और इंतकाम विच हंट करके और सियासी इंतकाम के बिना पर कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा और लोगों का एतमाद आप पे से उठ जाएगा। और जब एतमाद और भरोसा किसी हुकूमत से उठता है ना, तो वहाँ ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना वहाँ पे लोग टैक्स देते हैं, ना वहाँ पे लोग कुछ काम करने को तैयार होते हैं, फ्लाइट ऑफ मनी होती है। और फिर हम, मेरा ख्याल है उस सदी में चले जाएंगे जब लोग कमाते भी थे ना, वो भी मिट्टी की हांडियों में पैसे जमा करके। और वो सोल्यूशन फिर आपकी नजरों में क्या है शाइस्ता साहब, अगर ये नहीं है ठीक? देखें, क्योंकि आप लोगों ने भी बड़ी कोशिश की टैक्स बढ़ाने की, देखें मैं आपको बताऊं, लेकिन नहीं हो सका। नहीं फरिया, यू कांट से वी वर ऑन द रोड टू प्रोग्रेस। जीडीपी भी आपके सामने थी, चाहे अब ये इसको जो मर्जी कह लें कि वो एक बबल था और फॉल्स फिगर्स थे, लेकिन डॉलर भी देख लें कहाँ था, उसको भी ये नहीं मानेंगे। टैक्स कलेक्शन को देख लें, मैं नहीं कह रही बहुत आइडियल थी, लेकिन लोगों खुद एतमाद और भरोसे से वो इंक्रीज हो रही थी और इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आ रही थी। रीजन में पाकिस्तान वाज बिकमिंग, उसका इसका वो कह रहे थे राइजिंग इमर्जिंग पाकिस्तान है रीजन में। आपके जितने दुनिया में ये इंडिकेटर्स हैं जो फोर्ब्स वाले हैं, आई मीन इस वक्त नाम नहीं आ रहे, जितने भी हैं, दे वर ऑल सेइंग कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो सब झूठ था। अगर वो झूठ था तो वो लोगों का एतमाद, वो भरोसा कहाँ गया? क्योंकि आपके सामने ये सुना था ना आपने भी कंटेनर पे कि जी जब मैं आऊँगा तो लोगों का इतना भरोसा होगा कि रेमिटेंसेस की भी बारिश हो जाएगी और लोग लाइनें लगा के टैक्स देंगे और हमें किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डॉलर जब 1 रुपया बढ़ता है तो उसकी जो रिपरकशंस होते हैं और उसकी जो हमारी डेथ पे वो पड़ती है वो कितनी ज़्यादा होगी। तो फिर यह आप मुझे खुद बता दें। मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो बहुत सीधा एक इंसान हूँ जो सिंपल चीज़ों को देखती हूँ और सिंपली उनको फॉलो करती हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कैसा भरोसा है लीडर के ऊपर, ये कैसा एतमाद है कि आप उतनी भी कलेक्शन ना कर सके जितनी पिछली हुकूमत ने की थी। आप कुछ भी तो नहीं कर सके। कोई एक टारगेट मुझे आप बता दें फरिया, इफ़ आई एम रॉन्ग आप मुझे बता दें प्लीज़ कि जी हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है और ये हमने इधर हमें कामयाबी। देखें डंडे मार मार के, कनपट्टी पे पिस्तौले रख रख के आप लोगों की जेबों से पैसे ज़रूर निकालने में शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन ना आप पर कोई भरोसा करेगा ना एतमाद करेगा। और जब अपने आप भरोसा और एतमाद नहीं करते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर की दुनिया आप पे भरोसा एतमाद करे? आपने सारी दुनिया में तो फरिया जाके खुद शोर मचाया है कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम बेईमान हैं, हम कुछ सही नहीं करते। तो फिर वो क्यों यहाँ आएंगे चोरों के पास, डाकुओं के पास? मतलब उनको क्या ज़रूरत है? क्या दुनिया में और कोई जगह नहीं रही इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सो खुदारा इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग नाउ। अभी भी अक्रॉस द बोर्ड कुछ नहीं हो रहा, अभी भी ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं हो रहा, अभी भी विच हंटिंग हो रही है। अभी हमने देखा है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मैं बस इस बात को ऐड करना चाहूँ, मौजूद मेहमान ऑलरेडी मौजूद है, वो रोशनी डालें क्योंकि मिस्ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे फरिया।
तो ये मिस्ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं ये अपने आइडियल तरीन सिचुएशन पर हैं। कुछ ही देर कबल ये 6 बजे डेडलाइन खत्म हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी एक एलामिया सामने आया है। उस एलामिया के अल्फाज ये हैं कि द CEO हैज आल्सो अप्राइज्ड द फोरम अबाउट द एक्सट्रीमली एसेंशियल long-term beneficial measures taken by the government for improving and strengthening the national economy। यानी जो कुछ अभी हो रहा है, जैसे हम मिस्ट्रेस कह रहे हैं, जैसे हम गवर्नमेंट की वीकनेस कह रहे हैं, लूप होल्स कह रहे हैं पॉलिसीज का, आर्मी इज बैकिंग दैट। आपकी स्टेट साथ खड़ी हुई है, आपकी स्टेट कह रही है कि आई थिंक ये क्लियर मैसेजिंग आज हुई है इरफान, FBI के क्विक एक्शन से एंड देन इस एलामिया से स्टेट रियली मींस बिजनेस। तो अब किसको इत्मीनान नहीं है, उनका इत्मीनान कितनी देर में ठीक होगा, एटलीस्ट ये मैसेजिंग तो आज जरूर आई है। बट शाइस्ता साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि क्यों इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बड़ी सीरियसली पकड़ धकड़ शुरू हुई हुई है। सो क्या लोगों को रिजर्वेशंस होंगी? आई थिंक अली के पास चलते हैं, अली भी इस रोशनी डाले। कंवल शौजब साहब आ गई है, बड़ी देर से उनका इंतजार था, कुछ सवाल शाइस्ता साहब ने उठाए हैं जो आई थिंक उनका जवाब वही दे सकती हैं। बट अली अगर क्विकली आप अगर एनालिसिस दें ताकि वक्त मुस्तफा कमाल साहब को दे सकें और उनसे भी सवाल पूछे। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि हम पाकिस्तान में क्यों नहीं चीजें बना रहे, हमारी अपनी चीजें किधर है? आपने कुकिंग ऑयल का जिक्र किया था, सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, इस इंडस्ट्री के लिए कितना इत्मीनान है इस वक्त? देखिए, बात दोनों की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हाईलाइट की हैं विच आर एब्सोल्युटली रियलिस्टिक। और हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो इस वक्त इस तरह की है कि डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। अब चूंकि सोल्यूशन है तो मैं एक चीज़ पर उनको कहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात ये कि ये रॉ विजडम नहीं है। डेफिनेटली ये जो लग्जरी प्रोडक्ट्स का इन्होंने जिक्र किया, ये इंपोर्ट इनकी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट देखी जाए तो इनकी अहमियत लग्जरी गुड्स की या इवन इसेंशियल्स की लाइक टूथपेस्ट, डिटर्जेंट वगैरह, इनका कंपोनेंट बहुत कम है पाकिस्तान की इंपोर्ट के अंदर। मैं दोबारा से रिट्रेट करूंगा, मादनी और खुर्दनी तेल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो दूसरी बात इस वक्त शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा कह रही थी, डेफिनेटली उन्होंने और चीज़ें हाईलाइट की, वो पॉलिटिकल नेचर की थी, लेकिन जहाँ तक सोल्यूशन का ताल्लुक है ये बात उनकी सही है। आई एम ए सिंपथाइजर ऑफ चेंज। Very few journalists are willing to show their clear priorities के where do they stand. लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि even while being a sympathizer of change, I think the government is doing very wrong. Imran Khan is going in the wrong direction when it comes to the economy. But I cannot doubt his intentions. Okay. लेकिन ये चीजें कुछ हैं, मैंने आपके सामने बयान कर दी। Why do you think it's wrong? बट मुझे मुस्तफा साहब के पास चलने दें, आपने कहा डायरेक्शन ही गलत है, वो कंवल साहब उसका जवाब देंगी। मुस्तफा कमाल साहब, ये डायरेक्शन तो सही है या नहीं, इट्स लाइक ये बड़ा ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन टैक्सेशन के अलावा जो इत्मीनान की फिजा है उसके लिए क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट? आपने कहा काम करे लोगों के, लेकिन काम करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा है नहीं हमारे पास। व्हाट डू वी डू? और ये ऐसा है कि मैं थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि रफ और रॉ तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं अपनी बात को। एक तो पहले वो सफ़ान ने जो बात की कि को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो है वो एंडोर्स किया है, भाई ये तो यकीनन वो ये कहेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा नहीं बात करेंगे। गवर्नमेंट उनको जो बताएगी समझाएगी। उन्होंने हर गवर्नमेंट को सपोर्ट की है, हर फाइनेंस गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का काम है प्लान बनाना और डेफिनेटली इदारों का काम है उसको सपोर्ट करना, वो आगे से उसके खिलाफ तो बयान नहीं देंगे। तो ये कोई बात नहीं है कि भाई इससे जो है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक मैं आपसे जिन चीज़ों का जिक्र कर रहा था और आपने इसको सवाल भी कर लिया, देखिए दो काम करें मेरे लिए, आप मेरे से मुराद आम आदमी के लिए, आप मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन को बिल्कुल परफेक्ट कर दें, अप टू द मार्क कर दें, एवरेज किस्म की जो है मुझे एजुकेशन दे दें कि मुझे अपने बच्चों की तालीम की फिक्र ना हो, और जब मैं बीमार पड़ूं तो मेरे इलाज का इंतजाम कर दें, मेरी हेल्थ को ठीक कर दें कि एवरेज किस्म की मुझे जो है वो सेहत के लिए मुझे रिसोर्सेज मिल जाएं। दो बातें हो गई। तीसरा काम मुझे करें कि मुझे एक ऐसी ट्रांसपोर्ट दे दें जो मुझे घर से मेरे काम की जगह पे मुझे कम कीमत में ले जाए। उसके बाद आप मुझसे टैक्स मांग रहे हैं, मैं बिल्कुल दूंगा, मैं एक रोटी कम खा लूंगा,
मैं एक वक्त का खाना कम खा लूंगा, मैं अपनी मटेरियल्स को चेंज कर लूंगा, मैं घर में एसी बंद कर लूंगा, मैं पंखा चला लूंगा, मैं और वो चीजें कर लूंगा। मुझे अगर ये पता होगा कि मेरा फ्यूचर इंटैक्ट है, कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे इन मसाइल से निकलकर गवर्नमेंट एवरेज किस्म की, जो अमीरों को तालीम है वही गरीबों को भी तालीम है, मेरा बच्चा जो जाहिल नहीं निकलेगा, इन सरकारी स्कूलों में तालीम एवरेज आ जाए। मुझे पता हो कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मेरे बच्चे मरेंगे नहीं, वहां पर मुझे एवरेज किस्म का की फैसिलिटीज मिल जाए हॉस्पिटल में, और मुझे अपने घर से निकलकर काम की जगह पे जाने आने में जो खर्चा मेरा होता है दुनिया भर मुझे ट्रांसपोर्ट दे। ये 3 चीजें दुनिया ने जिनको इकोनॉमिक टाइगर्स आप कहते हैं, जो दुनिया में इकोनॉमीज हैं, ये वो चीजें जिससे एक आम आदमी को ये पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट मेरे लिए मेरी केयर कर रही है। मुझे नहीं चाहिए रोड, अच्छा भाई नहीं है पैसे, ना बनाए रोड, मुझे आप जो है वो बिल्डिंग्स ना बनाए, मेरे लिए आप बहुत ज्यादा लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, मैं अभी भी टूटी फूटी सड़कों पे चल लूंगा, लेकिन मेरी तालीम का बंदोबस्त कर। आपको पता है फरिया जी, इस मुल्क में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना था वो स्कूलों में नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त इस मुल्क में 1 करोड़ बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। खान साहब ये फिगर्स कोट करते रहे, अपनी पहली स्पीच में ये बात कोट की उन्होंने। 43% बच्चा इस मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ का शिकार। 1 करोड़ बच्चे 2 से 7 साल की उम्र में अभी तैयार हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। 1 करोड़ बच्चे। इमेजिन करें कि 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क में बगैर तालीम के बड़ा हो रहा है। ये हालात आपके पास हैं, उसके पास रोटी नहीं है। वो जब बड़ा होगा तो वो दहशतगर्द क्यों ना बने, वो गलत हाथों में क्यों ना जाए। साहब आपने वो जो कहते हैं ना कि समुद्र कूदे में बंद कर दिया, आपने सबसे अहम बात के ऊपर निशानदेही कर दी है, विच इज द मेन थिंग फॉर टैक्स कलेक्शन। हम एक ब्रेक पे जाना जा रहे हैं, बट जो मुस्तफा कमाल साहब ने बातें की है इन्हीं पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक हकीकत है कि टैक्स के बगैर रियासत का निजाम नहीं चल सकता, मगर अभी जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि ये ट्रस्ट दीजिए लोगों को कि उसके जवाब में उनकी बेसिक फैसिलिटीज जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ है वो उनको मिले। एक नजर आपको दिखा रही हूँ यूके की पार्लियामेंट में टैक्स के ऊपर डिबेट कैसे हुई। लेट्स वॉच दैट। And can the Prime Minister explain why she chose not to end the benefit freeze for 10 million households, but instead brought forward a tax cut for higher earners? I'll tell him what else this government has done. By taking a balanced approach to the economy, careful financial management, what do we see? Borrowing down, unemployment down, income tax down. सो कावल शौजब साहब, पहले मुस्तफा कमाल साहब आप थोड़ा लेट आई हैं, उन्होंने ये कहा कि थोड़ा लोगों को ट्रस्ट देते। ठीक है, आप टैक्स में डराए भी, लेकिन कुछ जवाब में भी कुछ मिले ताकि लोग आके खुशी खुशी टैक्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया, मैंने सुन लिया था वो जो कह रहे थे, थोड़ी सी उनका आर्ग्यूमेंट भी सुना, अली साहब जो बोल रहे थे वो भी सुना, उससे पहले वाला आपने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। अब मुझे अगर इजाज़त देंगी तो मैं सम अप करूँगी एक पूरा अपना व्यू पॉइंट बता के। देखिए, एक तो अली की बात से मैं शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा जी ये टोटल इकोनॉमी की इनकी गलत डायरेक्शन। आई डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। दिस इज द राइट डायरेक्शन वेयर वी आर गोइंग। क्या किया हमने? आपके मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, हम उसको इंकरेज कर रहे हैं कि वापस हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। आपके मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इकोनॉमी की, और 22 अरब जो 22 करोड़ की आबादी है उसके लिए 20 लाख लोग टोटल टैक्स पे करते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन करें इकोनॉमी में, टैक्स नेट को ब्रॉडन करें ताकि ज़्यादा लोग और वो लूप होल्स जहाँ से टैक्स को इवेट किया जाता है या लीकेजेस होती हैं सिस्टम में और टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता, उनको वापस लाया जा रहा है ताकि इकोनॉमी में जो टैक्स कलेक्शन की हमने टारगेट रखा है हाईएस्ट एवर 5,555 अरब का, उसको हम अचीव कर सकें। इसके अलावा जनाब, अब मैं बात करूंगी पहले मुस्तफ़ा साहब की बात को, और फिर जो मेरे से पहले शाइस्ता ने बात की है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और मुल्क में बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ हो रही है, तो उसका क्या इलाज है। मुस्तफ़ा कमाल साहब इज़ 100% राइट। देखिए, टैक्स लोग जब देते हैं उनका कॉन्फिडेंस ये होता है कि इन रिटर्न स्टेट हमें वो सब कुछ देगी जो एक टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, और यही हम उनको इंश्योर करें हैं कि आप टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें आप चिप इन करना शुरू करें ताकि मुल्क के जो इदारे हैं उनको मुल्क से ही कलेक्ट किए हुए रेवेन्यू से ठीक किया जाए। उसमें बिल्कुल ये ठीक कह रहे
रहे हैं और वेलफेयर स्टेट का यही कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन पे हम बिलीव भी करते हैं और ये हमारा एजेंडा भी है। इसके साथ हेल्थ को किस तरह इंप्रूव किया जाए क्विकली बता देती हूँ। एजुकेशन के लिए पंजाब में तकरीबन 5th क्लास के बाद, प्राइमरी के बाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत बढ़ जाती है। 5वीं करने के बाद बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके लिए फौरी तौर पे जो इंतजाम किया गया है, इमरजेंसी मेजर्स वो ये लिए गए हैं। तकरीबन 36 में से 14 डिस्ट्रिक्ट में ये किया है कि आफ्टरनून जो इंसाफ आफ्टरनून स्कूल स्टार्ट किया है, उसी 5वीं तक के जो बिल्डिंग्स है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है 6वीं से लेकर 9वीं क्लास तक के लिए। और उसमें सेटअप बना दिया गया। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू हो गया और इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत सारे मेयर्स लिए गए हैं। अगर उस पर आप कहेंगी तो मैं वो पूरी आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूंगी। 5 माँ और बच्चे के स्कूल हॉस्पिटल्स जो हैं उनका स्टार्ट कर दिया गया और जो उसमें रिफॉर्म्स थी एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, और सबसे बड़ी जो रिफॉर्म थी वो तबादले थे टीचर्स के, जिसकी वजह से रिश्वतें चलती थी। 4 अरब रुपए की रिश्वत दे के हर साल स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो अपने तबादले कराते थे। उसको उस पे ट्रांसफर पे चला गया है कि अब आपको किसी भी इदारे में या किसी दफ्तर में जाके पैसे दे के या रिक्वेस्ट करके तबादले नहीं कराएंगे, वो टोटली कंप्यूटराइज कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया गया। लाइक रेडिकल चेंज जो हमें चाहिए, रेडिकल चेंज चाहिए। अगर आप फिर एक मिनट मुझे क्विकली मैं आपको थोड़ा सा जो इकोनॉमी की सिचुएशन है मैं उस पर हाईलाइट कर दूं। इन्होंने कहा इकोनॉमी की डायरेक्शन में आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आज से 91-92 में इंडिया में एक सिमिलर सिचुएशन थी जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की है। डिवैल्यूएशन 1991-92 ओके 1992 से कंपैरिजन बार-बार कर रहे हो। अभी सिर्फ इकोनॉमी उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना गोल्ड हेज किया, उन्होंने लंदन भेजा गोल्ड, स्विस बैंक्स में भेजा, और वही टाइम था जब उन्होंने IMF का पहला और आखिरी प्रोग्राम लिया इंडिया ने, और मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस के मिनिस्टर थे। शॉर्ट टर्म पेनफुल इंटरवेंशंस की लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और उस दिन से आज तक 6.7 26 सालों से कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, ऊपर नीचे। यू आर फॉलोइंग दिस मॉडल? नो, लिसन, मैं आपको बताती हूँ क्यों। फिस्कल आपके जो डिसिप्लिन करना होता है अपने इकोनॉमी को, उसमें आपने लूप होल्स बंद करने होते हैं। आज इंडिया की इकोनॉमी हमसे 5 टाइम्स ज्यादा ग्रो कर गई। अच्छा, एक चीज शाइस्ता साहब कुछ कहना चाहिए? बांग्लादेश का मैं आपको बता देती हूँ। बांग्लादेश की टेक्सटाइल की $25 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल। लेट्स कम टू प्रेजेंट नाउ। अभी की हुकूमत जो भी खत्म हुई है इनके दौर में, इनके इंडिकेटर्स आज से बेहतर थे। उन्होंने कहा जी 5.8 या 5.2, मैं कहती हूँ ये 5.8 ठीक है, हम मानते हैं 5.8 ग्रोथ रेट पे इन्वेस्टमेंट्स ड्रॉप हुई, आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुई, इंपोर्ट्स बढ़ी हुई थी। ओके, ग्रोथ का जो पैटर्न होता है उसको डिटरमिन करने के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक सेकंड में मुझे एक मिनट जी, मुझे सिर्फ एक वर्ड पूरे वक्त खत्म हो रहा है मैम साहब, बाकी मुझे रिस्पॉन्ड करने का देखें। कंपोनेंट मुझे बोलना, कंजम्पशन मैंने बोलना है प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ओके, और वो नेगेटिव। ओके सिफान, क्विकली फिर शाइस्ता साहब के पास जा रहे हैं। ये जो लफ्ज है खौफ की फिजा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ये खौफ की फिजा है, ये डिप्रेशन है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुआ है और उसमें टैक्सेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, आप उसमें टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रही है, इंपोर्ट्स को कर्व करने की बात कर रही है, उससे डिप्रेशन हो गया इकोनॉमी में। खौफ मुझे नहीं लगता, खौफ अगर होगा तो उन्हीं को होगा जिन्होंने बेनामी प्रॉपर्टियां बनाई हुई होंगी, या जिन्होंने करप्शन का पैसा लूट के बनाया होगा, या जिनके ऑफशोर अकाउंट होंगे। मुझे नहीं लगता आम आदमी को खौफ है। डिप्रेशन जरूर है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस नीचे जा रही हैं और टैक्स प्रोजेक्शंस ऊपर जा रही हैं, एंड दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कि आप खौफ नहीं बल्कि डिप्रेशन है। जी शाइस्ता साहिबा, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इट्स गुड कि टैक्स कल्चर पाकिस्तान में नहीं है, वो बने, लेकिन वो भी फेज वाइज होता है, एकदम से ये डंडा लेके नहीं कर सकते। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ फरिया, मैं एजुकेशन में काम करती रही हूँ। 99 में ये ट्राई हो चुका है कि इन स्कूलों में कोई नई ये साइंस नहीं लड़ा रहे, इन्होंने सब हमारे प्रोजेक्ट्स उठा के उन्हीं को कर रहे हैं, और ये पहले हो चुका है आफ्टरनून स्कूल में शिफ्ट्स का। इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल स्कीम। इससे सुबह की भी स्कीम में टाइम शॉर्ट कर दिया है आपने स्कूल का, और जो आफ्टरनून है वो भी शॉर्ट कर दिया, और लोग आफ्टरनून में नहीं। एक्चुअली जब तक गुर्बत का हिसाब, उनके लिए पेट में खाने को रोटी नहीं होगी, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके लिए 2 हाथ जो हैं वो घर रोटी लेके आते हैं। तो पहले उसका बंदोबस्त होगा। ये जो डिप्रेशन इतना शदीद है इकोनॉमी में, जब तक ये सही नहीं होएगी, कोई अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाएगा, कोई स्कूल भी नहीं भेजेगा, ये जो मर्जी कर लें।
राइट, सो असल मसला पॉवर्टी का है। पॉवर्टी एलिवेशन की जो लाइन है वो हमने देखा पॉवर्टी ज्यादा लोग चले गए पॉवर्टी इज के थ्रू जी, इसलिए क्योंकि आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक कल्चर, एक स्लोली यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। अपने लोगों का ट्रस्ट और फेथ करना इस मुल्क की इकोनॉमी में और इनकी इन्वेस्टमेंट के बगैर। और सबसे बड़ी बात, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इकोनॉमिक progress will be impossible. Political stability. Okay, I'll come to Zubair Tufail साहब, माजरत आपके पास हम आखिर में आए हैं, लेकिन we have another hour after that. Tax amnesty scheme आपके ख्याल से कितनी करामत साबित हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है एक्चुअली हमारे पाकिस्तानी लोगों की आदत है कि हर काम आखिरी दिन करते हैं, तो इसमें भी जो तेज़ी आई है वो आखिरी दिनों में ही आई है। आखिरी जो 2-3 दिन थे वर्किंग डेज, उनके अंदर तेज़ी आई। और जैसे आपने बताया कि करीबन 85,000 के करीब जो है, इससे ज़्यादा एप्लीकेशन एसेट डिक्लेरेशन आई हैं। लेकिन अभी भी जो है मैं समझता हूँ आज रात तक जो है टाइम है, इसमें मज़ीद डिक्लेरेशंस आएंगी, लेकिन जो अभी तक टैक्स अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो कम है। 50 बिलियन रुपीज़ का जो टैक्स है ये काफ़ी कम है। हम तवक्को कर रहे थे कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। हो सकता है कि शाम तक जब आज का दिन ख़त्म हो तो FBR हमें लेटेस्ट नंबर दे। और दूसरा ये कि जो अभी बात हो रही थी इकॉनमी की, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूँगा कि इकॉनमी जो है वो इस वक्त यकीनन दबाव का शिकार है। दबाव का शिकार क्यों है कि हमारी हर किस्म की कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गई है, कॉस्ट, आपको पता है कि डॉलर कितनी डिवेल्यूएशन हुई, उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चंद माह के अंदर 7 से 14% पे आ गया। बैंक जो इस वक्त लैंडिंग कर रहा है वो 14 to 15% कर रहा है। और इस रेट ऑफ लैंडिंग से के साथ आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमें एक वक्फे पे जाना पड़ रहा है, बट वी आर कमिंग स्ट्रेट बैक फॉर 8 PM ट्रांसमिशन and this will continue almost till 12 o'clock. So we will be right back. Let's take a break. गुड इवनिंग वंस अगैन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अब तक चैनल, हमने काफ़ी बातों पे बहस की। मसलन पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को तो हम आइडेंटिफाई करते ही हैं, मगर उनका सलूशन क्या है, टैक्सेशन के हवाले से लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ इकॉनमी के लिए ही नहीं, जो इंटरनेशनली हमारा इमेज है वहाँ पर ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को उठा के देख लीजिए और दुनिया के जो पासपोर्ट्स हैं उनको देखिए, वो कितने डिजिटल हैं। आप बाकी तरीके कार को देखिए, आप एक यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, आपने कोई टेस्को से अगर कोई रिसीट ली है या आपको कोई टिकट मिल गई है, हर चीज़ आपकी फ़ाइल पे आती चली जाती है आपके नंबर के साथ साथ। जहां आप गए, आपने सिनेमा में कुछ देखा, कितने पैसे खर्च किए, ये एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की वजह से कोई टैक्स छुपा नहीं सकता। मसलन पाकिस्तान में ये हो जाता है कि आप कह देते हैं कि हमारी आमदन इतनी है मगर हम खसारे में जा रहे हैं। आप खसारे में नहीं जा रहे होते, दिखा ही रहे होते हैं। जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो जाएगी तो आप कितने खर्चे कर रहे हैं वो नज़र आ जाएगा सबको। जब नज़र आ जाएगा तो फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। मैंने आपको यूके की पार्लियामेंट का दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर बहस होती है टैक्सेशन के लिए। कनाडा में भी देखिए वहाँ पर कैसे ही बहस हुई। Are not tax cheats. Conservative leader Andrew Scheer and Prime Minister Justin Trudeau in one of their fiercest exchanges yet, prompted by the government's proposed changes to tax law. Probably tens of thousands, maybe hundreds of thousands of people across the country, and they're going to be personally affected by this. And when you personally raise someone's taxes, they don't always respond so positively. And I think some of the government's rhetoric on this was a little overheated. You know, the word tax cheats came out, right. The word loophole came out. Everyone hates that word. So I think people responded pretty viscerally, and I think the government added a new tax bracket on the very top earners in the country, and these corporations were used increasingly, it seems, to avoid that very top tax bracket. कमर ज़मान काया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच काया साहब फॉर बीइंग ऑन दिस ट्रांसमिशन। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का आखिरी रोज़ है, साथ ही हमने RBR का स्विफ्ट एक्शन देखा। चौधरी तनवीर की 6000 कनाल अराजी जब्त कर ली।
आपके ख्याल से मैसेज दे रही है हुकूमत कि वी मीन बिजनेस? किसकी जमीन जब्त कर दी? चौधरी तनवीर की 6000 कनाल अराजी जब्त कर ली। PMLN के लीडर हैं। लेकिन आज तो मेरे ख्याल रात 12 बजे तक टैक्स का टाइम था। जी सर, एग्जैक्टली यही सवाल सब कर रहे हैं। अगर उससे पहले ही कर लिया तो फिर उसकी नीयत देख ले, अगर गवर्नमेंट का इरादा सामने आ जाएगा। दूसरी बात यह है प्रिया कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हर गवर्नमेंट ये कोशिश करती रही कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, टैक्स बेस को ज्यादा बड़ा किया जाए और जितना हो सके लोगों को आराम से आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में लाया जाए। इसके लिए डेटा बेस बनना शुरू हुआ। ये कोई आज के चेयरमैन SCR ने आके सारा डेटा नहीं बनवा लिया। ये 2002 से 2006 में 8 में हमारी गवर्नमेंट आई, उस वक्त भी, उसके बाद भी ऑन गोइंग प्रोसेस था कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के अखराजात को, लोगों की सेल परचेजेस को, इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, उनके बिजली के बिलों को, उनके गैस के बिलों को, उनके बच्चों की फीसों को। ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता रहा। ये पिछले 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है। और आज FCR इस काबिल हुआ कि आपकी जो आपका टेलीफोन नंबर डाले या आपका जो ID कार्ड डाले तो वो आपका बता दे कि आपने 2013 में क्या खरीदा था, 12 में क्या खरीदा था। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन और इसमें भी कोई राय दूसरी नहीं है कि टैक्स लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये कभी वॉलंटरीली नहीं दिया गया। ये जो खान साहब और उनकी हुकूमत के दावे थे कि हम आएंगे तो ये तो क्योंकि चोर है, ये तो गलत है, करप्ट है, इसलिए लोग टैक्स नहीं देते, हम आएंगे तो लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। लाइनों में लग के तो एमएसपी स्कीम के भी ऊपर भी वज़ीर आज़म को तरले करने पड़े कौम के, और वो रिजल्ट नहीं है जो इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो ख्वाब थे ये गलत है और अब जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? टैक्स दुकानदार की सेल्स होंगी, होलसेलर की सेल्स होंगी, उसके पीछे इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्री की सेल्स होगी। ये सेल से, परचेजेस से, प्रोक्योरमेंट से, डेवलपमेंट से टैक्स इकट्ठे होंगे, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर टैक्सेशन होगी। अगर आप पैसे की सर्कुलेशन को जाम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, आप अपने पहले से तयशुदा अहदाफ जो पिछले सालों के थे उनको पूरा नहीं कर पाते, और इस साल अगर इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, जो कि सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो कि सारे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज कह रहे हैं, तो हड़तालें कर रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं, दुकानदारों की सेल्स कम हो रही है, जाए मार्केटों में क्या सूरत हाल है। इस सूरत में तो जो जमूद होगा, इससे तो लोगों के पैसा अगर सर्कुलेशन से रुकेगा, ट्रेड कम होगी, सर्कुलेशन में मनी कम होगी तो टैक्स कम कलेक्ट होगा। आपकी इंपोर्ट्स और कम होगी और कलेक्ट होगा। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं पाएगी, आपके लिए और मसाइल हो जाएंगे। तो जितना ये इसके मल्टीपल इश्यूज हैं, तो इसको आसानी से या आराम से या तरीके से पुश बैक फैक्टर से आप लोगों को टैक्स नेट पे लाते हैं। और आपके यहाँ जितना ऑलरेडी टैक्स रेशोज मौजूद है, जितने ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं, उन रेशोज के मुताबिक ऑनेस्टली कलेक्ट करना एक इशू है। आपका GDP जो है वो कहा जाता है कि हमारा GDP इस वक्त तकरीबन 34,500 अरब का है, और उसका हम कोई क्लेम होता है कि हम कोई 10%, 11% अपने GDP टैक्स कलेक्ट करते हैं। अर्ज ये है कि अगर आप सिंपली देखें, पाकिस्तान की 70% या 50%, 70% ही है, लेकिन 50% इकोनॉमी भी अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपना टैक्स 5% कलेक्ट कर रहे हैं। इसी टैक्स को, इसी रेशो को जो इस वक्त इम्पोज्ड है, अगर आपकी टैक्स मशीनरी फाल तरीके से कलेक्शन शुरू करे, और ये जो आज कहा जा रहा है कि जी आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है यही आपका टैक्स नंबर बनेगा, तो ये इस गवर्नमेंट में आके काम नहीं हुआ। ये इससे पहली गवर्नमेंटों में, हमारी गवर्नमेंट में काम शुरू हुआ था। उस वक्त नादरा ने इस पे काम शुरू किया था, FDR ने मिलकर काम शुरू किया था। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन हरासा करके मुल्क के अंदर अगर आप लोगों की क़ुव्वतें खरीद खत्म करके, अगर आप लोगों को एक अदम एतमाद की फिजा, अपोजिशन हुकूमत की लड़ाइयाँ हो रही हो, तो इससे कभी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये सारी बातें कहने का मकसद मेरा कतन ये नहीं है कि अगर किसी पे करप्शन के इल्जाम है तो उसकी तहकीकात ना हो।
जिन इदारों का काम वो करना है वो अपना काम करे, अदालतों का काम अपना है वो अपना काम करे, लेकिन हुकूमत अपना सिमत दुरुस्त करे। अगर ताजर भी, अगर सनतकार भी, अगर मजदूर भी, अगर जो खेत मजदूर है वो भी, किसान भी, अगर हर बंदा ही एहतजाज में है तो फिर गवर्नमेंट को अपनी अदाओं पे गौर करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए और हमारे दौर से ये रिफॉर्म्स शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह इन्फोर्स की जा रही है, आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं इकट्ठा होगा। आप अभी कोई 3800 अरब रुपया आप इकट्ठा कर सके, अगले साल जब आप ये ना कर सके और टारगेट आपने रखा हुआ है 55 अरब का, कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर इतना बड़ा शॉर्टफॉल आ गया तो फिर आपका सारा बजट उड़ जाएगा। आप क्या करेंगे? आप अपने एक्सपेंडिचर को, डिफेंस एक्सपेंडिचर कट नहीं कर सकेंगे, आपने जो डेट सर्विसिंग करनी है वो कट नहीं कर सकेंगे, आप तनख्वाही और पेंशन कट नहीं कर सकेंगे, आप पीएसडीपी को बंद भी कर देंगे तो भी आपका काम नहीं चल पाएगा, फिर आप दोबारा डेट रेज करेंगे। तो इस तरह के फैसले न करें, इतने बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर न करें। बाकी यही बातें हम कहते हैं, हमारी बातों को गौर से सुन लो, लेकिन ये क्योंकि खुद सुकरात है इसलिए सुकरातों को क्या समझाया जाए? राइट, ओके, सो आई कम टू यू शौकत साहब, ये जो आज की टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, इट्स द लास्ट डे टुडे, ये सवाल उठ रहा है कि एकदम रिस्कलेस क्यों की है एफबीआर ने? दूसरा सवाल ये कि आप लोग मुतमईन हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फरिया, मेरे हलके के कुछ लोग आज दरिया सिंध में डूबे हैं, हरिपुर के करीब, 38 के करीब लोग हैं। उनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़रूर बात करूँ कि रेस्क्यू की टीमें वहाँ पहुँच गई हैं, काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। बड़े गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं बेचारे, उनके साथ ये हादसा हुआ है। दूसरी बात देखें, मेरे ख्याल से जो इन्होंने बात की बड़े मेले मोहतरम है, लेकिन ये जब 3-3 बारियां इन्होंने ली हैं और दोनों जब टीवी पे आते हैं ना इनके लोग, तो बड़े मशवरे देते हैं कि जी इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। यही चीज़ें अगर ये अपने दौर में कर लेते, लोगों को बता देते कि जी इस तरह करना चाहिए, अब ये नहीं कर सके हैं। इन्होंने इकानमी जो आज हम पे सारा इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि जी शायद हमने इस इकानमी का ये हशर कर दिया, लेकिन ये इसके पीछे एक लंबा अरसा होता है जिसकी वजह से इकानमी इस हद तक पहुंची है कि मुश्किलात हमें सबको सामने नज़र आ रही है। लेकिन ये कि हुकूमत डटी हुई है। अगर ये तो 150-160 की बात करते हैं कि जी डॉलर यहाँ तक पहुँचा, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये जो कुछ ये करते आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहता तो फिर बोरियों में भर के पैसे फिराने पड़ते। ये तो शुक्र करे कि इमरान खान आया, उसने सख्त फैसले किए, अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन अपनी इकानमी को उसने मजीद गिरने से बचाया। ये जो 100-150 ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो फैसले आज हो रहे हैं, जिस पर आज तनकीद हो रही है, जो कहते हैं महंगाई है, जो कहते हैं डॉलर ऊपर चला गया, आप मुझे बताएं कि डॉलर ऊपर चला भी जाए, मेरे पास इसमें काफ़ी मुल्कों के नाम हैं, अगर आप उनके इकानमी के निकालें तो डॉलर उनके सैकड़ों में, हमारे तो अभी 150 है ना। आप ईरान का रियाल देख लें, आप इवन जापान का देख लें, आप और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो इसका इससे ताल्लुक भी है। लेकिन अपनी जो लोकल इकानमी है, लोकल इकानमी आपकी मजबूत इसलिए नहीं है कि देखिए ये जो बात हो रही है कि टैक्स चोरी, अब हुक्मरान चोर होता है जब हुक्मरान टैक्स नहीं देता है, तो आम आदमी क्यों टैक्स दे? आपने तो टैक्स सिर्फ जो एम्प्लॉयड जो सैलराइड क्लास है उस पर आपने लगाया, वो बेचारा चाहे या ना चाहे उससे सैलरी से कट जाती है। बाकी लोग क्यों टैक्स नहीं देते? ये वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा ज़कात वो देता है, खैराती इदारों को रखता है, ये वाहिद मुल्क है। लेकिन टैक्स क्यों नहीं देते? उनको पता है कि टैक्स का पैसा उन पर नहीं लगना है। टैक्स का पैसा जो किसी लोगों के जेबों में जा रहा है, हुक्मरानों के। कि हम कुछ दे रहे हैं टैक्स के बदले में। एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट, ये चीजें नहीं मिलती हैं आम आदमी को गवर्नमेंट से जवाब। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि आप यूके में, यूरोप में उसका अगर आप सिस्टम देखें, होना तो ये चाहिए था ना, जो तुम्हारा जिला तारानों के जो निज़ाम था वो हम पहले लागू करते, वो उन लोगों ने जितने रिफाई काम है आज आप देखिए वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। मैं कल एक डॉक्टर आया यूके से, उसने कहा जी मेरे बच्चों को दूध भी मिलता है, तो सुबह नाश्ता भी मिलता है, और साथ वो 500 यूरो जो है वो मंथली उनको देते हैं बच्चों को।
तो ऐसे मदर्स को देते हैं सर कि अपने बच्चों को संभालें, अगर जॉब छोड़ के मदर घर में बैठी है, ये एक महजब मामले। वहाँ तो लोग खुशी से टैक्स देंगे ना, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा है। अब काया साहब कुछ कह रहे हैं जी? काया साहब एक गुजारिश ये है कि पहले मैंने कहा ना कि हमारे दोस्तों को तो राय देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद सब जानते हैं। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ खैरा साहब। देखिए, छोटी सी आपने लंबी गुफ्तगू की, मैंने तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं किया। मैं तो ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम शुरू से इसकी बुनियाद रख लेते, ये टैक्स देने का कल्चर बनाते, हुक्मरान जब शुरू करता है ना अपने आप से, तो फिर बाकी लोग भी टैक्स देते हैं। ये एक तरीका रहा है। घर का फर्द अगर गलत काम करता है तो उसके सारे लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। ये हमारा माशरा है, हमारा मैं इसी का जवाब देना चाह रहा था। क्या पिछले 11 महीने से आप आके बैठ गए? आप बड़े ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, हम करप्ट थे, चोर थे, हम पे लोगों का एतबार नहीं था। आपको लोगों ने बड़े वोट दिए, आपके लोगों ने बड़ा एतबार किया। इन 11 महीनों में आपने 2 दफा अपने टैक्स बजट रिवाइज किए, और जो रिवाइज बजट था 3 टाइम रिवाइज, आप वो भी टारगेट पूरा नहीं कर सकते। चलो आप सुन ले, अगर आप सुनते हैं तो मैं सुन ले, मैं आपके से जवाब दे दूं। ये जो 35-40 साल का गन जो किया गया है PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने, हमें 11 महीने आपको हजम नहीं हो रहे हैं। आप देखिए ना, हमें तो लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब। हमारे पास देखिए, हमारे पास कोई जादू की छिड़ी तो नहीं है। आपने अगर 460 अरब का खसारा PIA में छोड़ा है तो PIA में टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में। ये अगर 1200 अरब का खसारा बिजली में छोड़ा है तो बिजली का खसारा कम करने के लिए टाइम तो लगेगा। उतना तो कर रहे हैं उनकी बातों से, लेकिन जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं। गुजारिश ये है, जितना टैक्स हम इकट्ठा कर रहे थे, मुस्लिम लीग कर रही थी, वो बुरी हुकूमत, वो चोर हुकूमत, वो सारी खराब हुकूमत, जितना टैक्स वो इकट्ठा कर रही थी, आपको अच्छे लोग आ गए, आपको तो चाहिए था आप उसे डबल कर लेते, आप उतना नहीं कर सके। इसमें क्या कसूर हो गया उसका? देखिए 70 साल का साहब, निजाम जो है ना उसके बदलने में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। ये ऐसा नहीं होता है जो 40 साल का जो लोगों ने जो जड़ें अपने डाली हुई है ना हर सिस्टम के अंदर। हमारे पास देखिए, हमने कोई आसमान से लोगों को नहीं उतारना था, इन्हीं लोगों को ठीक करना है, और इंशाल्लाह हम ठीक करके देंगे। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, आप तो 5 साल बाद हमसे बात करें ना, आपको क्यों फिक्र करनी चाहिए? आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप लोग देखें, वो क्लास है पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिन्होंने अपना खाता पूरा कर लिया है। जो हुक्मरान तबका रहा है ना, एक दफा MP रहा है आपके पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, उसके नवासों के लिए। I agree. Let's come to solutions. हम चाह रहे हैं कि आज सॉल्यूशन से बात करें। नहीं हो सकती। नहीं, हम सॉल्यूशंस पर आते हैं। लेट्स फॉरगेट के पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया। बात ही अगर मईशत को ठीक करना है तो मिसाक मईशत, आई थिंक उसके बगैर नहीं हो सकता। ब्रेक पे हम जा रहे हैं। विल कम टू सॉल्यूशंस राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। सलीम ज़िया साहब, एमनेस्टी स्कीम का आज लास्ट डे, लेकिन ओवरऑल सोल्यूशन क्या है इकॉनमी के मसाइल के लिए? ये एक कदम है मसला हल करने की तरफ? फरिया, मैं तो समझता था कि सॉल्यूशंस तो इनके पास होने चाहिए, क्योंकि ये 5 साल इन्होंने काफ़ी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। तो हम तो इनके इंतज़ार में थे कि इन्होंने शैडो गवर्नमेंट भी कह रहे थे, हमने बनाई भी है, और तमाम जितने भी अमूर होते हैं हुकूमत के उनकी इन्होंने शैडो गवर्नमेंट बनाई भी है, और बहुत ज़बरदस्त सुकरात बुकरात बैठाए हुए हैं, टास्क फोर्सेस बैठाई हुई हैं, और आते साथ ही जो है वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत मायूसी हुई इनके जो बड़े बड़े दावे थे, और ख़ुसूसी तौर पर मैं समझता हूँ मईशत को जो इन्होंने जिस तरह अक्षर किया है उसका तो कभी किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। आते साथ ही पहले इन्होंने जब बहुत बड़े दावे किए, और आते साथ ही फिर पहले इन्होंने अपनी मईशत की पूरी टीम को जो है फायर किया, असद उमर साहब से लेकर स्टेट बैंक के गवर्नर से लेकर और दूसरे लोगों को। तो हम समझते थे कि अब कुछ बेहतरी आएगी, कुछ लोग लेकर आए हैं, कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मामला चौपट हुआ है। और जिस तरह ये करना चाह रहे हैं हरासमेंट से,
देखिए, टैक्स कलेक्शन जो है बड़ा सेंसिटिव काम होता है। काश ये इतना आसान होता तो फिर तो हर हुकूमत जो है वो डंडे सोटे लेके और तलवार लेके खड़ी हो जाए। साहब, ये दूसरे ममालिक में तो डंडों से ही हासिल होता है। वो शार्क्स की तरह की वो बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, डराते हैं, घरों पे आ जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, कोई गलत बयानी करे उसको जेल में डाल देते हैं। अब मैं समझता हूँ ये तरीकाकार जो यकीनी तौर पर इसमें तो हरासमेंट होती है, इसमें तो यकीनी तौर पर इकॉनमी और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जो 4 पैसे लोगों ने लगाने भी हैं किसी काम पर वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इसी डर खौफ में रहेंगे कि यहाँ तो पैसे लगाना जो है वो बेहतर जगह नहीं है। और ख़ासकर जो बाहर के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी ज़्यादा डर और खौफ से यहाँ नहीं आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो भी यकीनी तौर पर डर और खौफ की वजह से घर बैठ जाएगा। इनको ज़रूरत इस बात की थी कि ये अपना पूरा होमवर्क करते, लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे ना करते कि जनाब हम आते साथ ही पहले दिन ही हमारे पास 2000 अरब आ जाएगा और जो हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास क्योंकि टैक्स कलेक्शन इतनी अच्छी हो जाएगी, लोग लाइनों में लगकर हमें टैक्स देंगे। वो तो चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो इनको चाहिए कि जो ये और कुछ ना करें, सिर्फ जो 5 साल ये बातें करते रहे हैं उन पर कोई मेरा ख्याल 5% भी अगर अमल कर लें तो यकीनी तौर पर इकॉनमी जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी मुल्क में ये कामयाब हुआ हो ऑपरेशन कि आप मिडनाइट नॉक्स करें और लोगों को हरासमेंट करें, डराएं धमकाएं, रात को 12 बजे। So then what's your solution, सलीम ज़िया साहब? आपके पास क्या सलूशन है इसका? प्यार मोहब्बत से? मैं समझता हूँ कि इसका सलूशन नहीं, तरीका इसका देखें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो आवाम है उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लोग जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं ये पैसे सही तरह पर लगाएंगे भी और सही जगह जाएंगे। इस वक्त तक तो लोगों को बहुत मायूसी हुई है, वो समझते हैं कि इनके पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं। और तरीका इसका यही है कि ये लोगों को कॉन्फिडेंस टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये तो बार बार कही जाती है, बड़ी घिसी पिटी बात है कि टैक्स बेस को बढ़ाएं। टैक्स बेस नहीं बढ़ सका है अब तक, और इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी बहुत बातें की जा रही थी, उस पर भी अभी कोई अमली तौर पर चीज सामने नहीं आई है डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम एक नजर महंगाई पे भी डालें जो कि अनदर बिग इशू, उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एंड आई विल कम टू यू मुस्तफा कमाल साहब। एक लिस्ट है हमारे पास, घरेलू सार्फिन के लिए गैस तकरीबन 66% महंगी हो चुकी है। CNG की कीमत में फी किलो 21 से 22 रुपए का इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत में मजीद 75 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। खाद की बोरी 207 रुपए इजाफे से 2027 रुपए की हो गई। सीमेंट की बोरी 15 रुपए इजाफे के बाद 580 रुपए में फरोख्त हो रही है। तंदूर की रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद अब 12 रुपए की फरोख्त हो रही है। बेकरी की अशिया 5 से 10 रुपए महंगी हो गई। सब्जियों में 23% इजाफा हुआ। कीमतों में फल 15% महंगे हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 9 रुपए इजाफा हुआ है। चावल की कीमत में 25 रुपए, दालों की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब, आप अवामी बंदे हैं, अवाम को आप जानते हैं, ये तो हकीकत है। जो भी आप लोगों को कह दें, तसल्ली दे दें, रिफॉर्म आ रहे हैं, बेहतरी हो रही है, इस महंगाई से कैसे निकलेगा आम आदमी? देखें, मुझे जो लगता है पहले दिन से और जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, और ये बिल्कुल इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करनी है या जो है वो हमें हर हाल में बुरा कहना है, बट विद ऑल सिंसियरिटी मैं ये बात कह रहा हूँ कि विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, कि मुझे लगता है जिस चीज़ का फुकदान है वो प्रायोरिटी लिस्ट का फुकदान है कि सीक्वेंसिंग में अगर कौन सी चीज़ पहले होनी है और कौन सी चीज़ सबसे आखिर में होनी है। आई थिंक उस जगह पे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को सबसे आखिर में होना है वो हमने शायद जो है वो पहले इस हुकूमत ने उस चीज़ को पहले शुरू कर दिया है, और जिस चीज़ को पहले होना था उस चीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो वो लिस्ट में जो है नीचे चली गई है। फॉर इंस्टेंस कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि तमाम सिचुएशन का, कि भाई जो सिचुएशन है उसमें आपको सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन अगर आप कंसंट्रेट करके आप थोड़ी सी अपनी फील लेकर आएँ, लोगों को उनको ये फील होने लगे कि हाँ आप उनकी केयर करने वाले हैं और आप उनके लिए हैं,
तो दूसरे साल तीसरे सालों से फरिया इससे ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, इससे ज़्यादा लोग वॉलंटियर करेंगे, इससे ज़्यादा हर इंसान जो है वो पहले आपको वॉच करता है। आपकी तकरीरों से कुछ नहीं होता, आपके अमल से, एक्शन इज मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड वाली बात है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं या आम लोग हैं जिनके पास पैसा है, फ़र्ज़ करें कि ये जो है वो सोने की का अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं और हमें इससे जो है वो जो सोने के अंडे की सूरत, अगर मैं आम जुबान में बता रहा हूँ कि हमें वो टैक्स कलेक्शन, वो सोने के अंडे जो हैं वो उससे टैक्स कलेक्शन हमें अपनी बेस बढ़ानी है, तो बेसिकली आज के गवर्नमेंट के इक़दाम से तो हम उन मुर्गियों को ही ज़बह कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज अभी एक साल में बंद हो चुकी हैं और आगे जो हिसाब किताब है, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे बिजनेसमैन से मैं बात करता हूँ, लोगों से यहाँ मिलना जुलना है, आम शाम में किसी गैदरिंग में जाना होता है, लोग अब इस अच्छे खासे बिजनेसमैन, अच्छे खासे लोग मैं नाम कोट कर सकता हूँ जो अब इस बात पे सोच विचार उन्होंने शुरू कर दी कि वो अब इसको वाइंड अप कैसे करें, इसलिए कि उनकी तमाम इनस्टेबिलिटी की वजह से उनकी प्रॉब्लम, तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां तो आप बेसिकली ज़बह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक दफ़ा रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को कि भाई ये ना देखें कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं, खुद से जो है वो बैठकर अगर फर्ज करें कि कहीं कोई गलत ट्रैक हो गया है, सिक्वेंसिंग में कोई गलती हो गई है, तो इट्स नेवर टू लेट, अभी भी हम बैठकर इसको रिव्यू कर सकते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को सही कर सकते हैं। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों से वास्ता रहा है, कराची दुनिया के 62 मुल्कों से बड़ा शहर है, ह्यूमन साइकी को आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तानियों की साइकी को आपको समझना पड़ेगा। आपका जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा लोगों के दिल और दिमाग में, आप लोगों से जबरदस्ती ये काम नहीं करवा सकते। आपको अपने 1-2 साल लगाकर आपको लोगों के दिल और दिमाग में ये फील बैठानी है कि आप उनकी केयर करते हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि जब रातों को मैं जब एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था तो मैंने 2 सालों तक लोगों की बातें सुनी है, मुझे क्या कुछ नहीं कहते थे शहर वाले, सहाफी क्या नहीं कुछ कहते थे, मेरे अजीब अजीब नाम रख दिए थे उन्होंने, इसलिए कि मैंने पूरे शहर को खोद दिया था, कोई मैंने जो है वो आगे की वादे नहीं किए थे। लेकिन जब 1.5 से 2 सालों में लोगों ने देखा कि जब वो रात में घरों को जाते हैं तो मुझे रोड पे किसी जगह रोड पे खड़ा देखते हैं, जब लोग अपनी खिड़कियों से झांक कर देखते थे कि रात में जब वो सोने जा रहे हैं तो मैं उस वक्त काम करा रहा हूं, जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो वो मुझे जब ये कुछ हो गया, फिर उसके बाद मैं शहर को जब खोदता था तो लोग खुशी मनाते थे कि अब ये खोद रहा है तो ये बनाएगा भी, लोगों ने बनता हुआ एक फील आ गया, एक पत्थर नहीं पड़ा कराची में। फिर मैंने लोगों की कंट्रीब्यूशन करवाई, यहां पर बैंक्स ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, बिजनेस कम्युनिटी ने फिर इस शहर को बनाने में कंट्रीब्यूट किया, अपना टाइम दिया, अपने पैसे लगाए, अपनी और सारी चीजें दी। ये एक छोटी सी एक केस स्टडी है, मैं आपसे आपने चूंकि हम पॉजिटिव बात करना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये जो है वो ये मनोन इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये छोटी केस स्टडीज है। कराची दुनिया के 265 मुल्कों से बड़ा शहर है। मैं जो वजीर हमारे हैं भाई पीटीआई के, मैं उनकी खिदमत में एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने जिक्र किया डिवोल्यूशन ऑफ जो मनी है हमारे यहाँ, जो रुपए की कदर गिर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, उस हवाले से उन्होंने जापान की और ईरान की मिसाल दी। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी में फिट नहीं होती ये बात। जापान में तो अगर सेंट बढ़ जाता है ना उसकी, जापानी येन की कीमत अगर 1 सेंट अगर बढ़ने लगे तो वो परेशान हो जाते हैं, वो उसको कंट्रोल करते नीचे लेकर आते हैं। क्यों, क्या वजह है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है। जापान हर चीज प्रोड्यूस करता है और वो एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे यहाँ इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ये चीज आपको सूट नहीं करती, डिवोल्यूशन ऑफ मनी जो है वो आपको सूट नहीं करती, रुपीज आपको सूट नहीं करती। जापान के इनके इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में वो सूट करती है, इसलिए कि उन्होंने सब चीजों को बाहर भेजना होता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर रहे होते हैं। तो अगर उनका येन अगर 1 सेंट भी बढ़ता है, 1 आना भी बढ़ता है, तो वो उसको नीचे लेकर आते हैं खुद से, ताकि दुनिया में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बरकरार रहे। मैं समझता हूं अभी भी वक्त, अभी बहुत देर नहीं हुई। और एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप, मैं और बड़ी सिंसियरिटी के साथ ये कह रहा हूं
कि हमारे गवर्नमेंट के हमारे गवर्नमेंट के लोगों को, एक मिनट 30 सेकंड दे मुझे, गवर्नमेंट के लोगों को और खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि 2 सालों के लिए अपने लब को सी लेना चाहिए, अपने होठों को सी लेना चाहिए, कोई जवाब ना दे, कुछ वादे ना करें, सिर्फ और सिर्फ काम करके अपने लोगों को कहें कि सिर्फ बगैर बोले काम करो और लोगों के अंदर अपनी फील पैदा करो। आप यकीन करें 2 साल के बाद इससे डबल टैक्स लगाएंगे, ये कौम आपको टैक्स देगी। जब आप रियासत मदीना की बात, और ये रियासत मदीना की बात प्लीज ना करें, किसी ने नहीं वादा लिया था आपसे कि आप रियासत मदीना बनाएंगे। एक चीज मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एक चीज बस छोटी सी, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट की यहाँ बात हुई है बार बार, तो अभी कुछ देर कबल जो जराए से कोट किया गया FBR के, वो 1,35,000 की फिगर आ चुकी है एमनेस्टी स्कीम डिक्लेरेशंस की। दिस मीन्स के साबका हुकूमत में 88,000 थी, तो इस दफा 1,35,000। 1,35,000 का मतलब ये है कि ट्रस्ट तो है, मतलब 88,000 से 1,35,000 का इजाफा हुआ है और आखिरी 2-3 दिन में हुआ है। हाँ, टैक्स कलेक्शन जो अभी जुबैर साहब ने भी हाईलाइट किया था वो 50 अरब है। अच्छा, दूसरी बात टैक्स बेस की बात भी हुई है फरिया, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी एक पर हम ब्लेम नहीं कर सकते, PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, जो माशी खुद मुख्तारी होती है हम हासिल ही नहीं कर सके। अभी हमारा हाल कहना नहीं चाहिए, जैसे हम क्रिकेट में खेल रहे हैं कि हम दूसरी टीमों पे इन्हिसार कर रहे हैं कि वो जीत जाए तो शायद हम सेलेक्ट हो जाएं, वो हार जाएं तो हम सेलेक्ट हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली हम एड्स लोन्स पर ही रहे ना पूरी जिंदगी, हमने खुद मुख्तारी हासिल ही नहीं की है किसी गवर्नमेंट ने। तो दिस इज नॉट अ ब्लेम PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, इनफैक्ट मुशर्रफी गवर्नमेंट, हम एड्स पर ही इन्हिसार दूसरों पर रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट कर रही है कुछ तो इट इज गुड। लेकिन फरिया अभी जो खबर आई है वो यही है कि जो अभी तक प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं, कराची में जो 7 प्रॉपर्टीज की लिस्ट आई है उनमें से 6 ओमनी ग्रुप की हैं। दूसरा जो पंजाब से खबर आई है वो चौधरी तनवीर साहब की आई है। तो गवर्नमेंट को ये जरूर देखना चाहिए कि अगर ये सियासतदानों के नाम ही आते रहेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं, तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है ना बेनामी एक्ट का, ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा और ये अपने इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकेंगे इस मैसेज को कि ये जो इन्हें करना है असल में। और कंसिडरिंग के अभी जो कारा साहब ने भी सवाल उठाया कि टाइम वाटे शफीक साहब से रिस्पॉन्ड करें। सही अर्ज करना चाहता हूँ, देखें थोड़ा सा देखें, पहली बात तो ये कि जो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है ना, ये पहले लोग खौफजदा थे इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। अब ये एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। आप देखें बड़े बड़े ममालिक हैं इंशाअल्लाह ताला वो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। दूसरा जो मेरे भाई ने बात की एजुकेशन सेक्टर की और हेल्थ सेक्टर की, ये क्यों नहीं मानते जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम लोगों के लिए सेहत इंसाफ कार्ड फ्री कर दिया है, उसका क्या मतलब है? हर आदमी के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा जिसकी कीमत है 6,20,000। 6,20,000 उसके प्रोग्राम था, आपने उसको एक्सटेंड किया? नहीं, एक्सटेंड नहीं किया है। पहले प्रोग्राम था वो थोड़े लोगों के लिए, अब पूरे कैपी को उसने ले लिया है। तो एक सेक्टर तो हमने कवर कर लिया है ना। तो इसको आप देखें, आपके पास सिंध की हुकूमत कब से आ रही है, उसका तीसरा टेन्योवर चल रहा है। आज 60 टेन्योवर आपके नून लीग के चले पंजाब के अंदर। तो आज तक ना हेल्थ का मसला हुआ है ना एजुकेशन का मसला हुआ है, लेकिन एक सूबा है जिसने जो बॉन्ड चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया, बिलियन सोनामी ट्रीज लगाई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, हमारी अपोजिशन नहीं मान रही उसको। ये जो इसकी मैंने बात की हेल्थ इंसाफ कार्ड, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। ये हर खैबर पख्तूनख्वा के हर उसको ये कार्ड मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा। आप वहाँ जो भी बंदा है, चाहे अमीर है गरीब है, अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है चाहे एनपी का है। ये नहीं कि इनके दौर में जो खैरात भी किसी को देते थे तो अपने लोगों को देते थे, दूसरी पार्टियों को नहीं देते थे। वो कार्ड सारे लोगों को मिल रहा है। तो कम से कम एक चीज़ पे तो अप्रिशिएट कर लेना। चलो हम ये जो इस्लाहात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। ये अब देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई, तो ये जो ये इतना बड़ा गैप ये कि हम सिर्फ लेकर आए हैं। ये गैप तो पहले से आ चुका था, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, जाहिर है। आपने लोगों का एतमाद भी बहाल करना है, आपने उनको बिजली भी देनी है, आपने उनको गैस भी देनी है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप 10 पैसा महंगा हो गया, अभी आप पूरा शोर मचा रहे हैं कि जी जो कुछ हुआ है इतना बड़ा खसारा तो करने हुई, तो महंगाई हुई है, मैं भी तो सफर हो रहा हूँ। लेकिन जो 150 अरब का जो खसारा सिर्फ गैस में ये लोग छोड़ गए हैं, ठीक है, वो खसारा कौन देगा? राइट। सलीम ज़िया साहब, जो अभी सैफान ने बताया उस पर आपके कमेंट्स के जो FBR का स्विफ्ट एक्शन है और बेनामी एक्ट पे हम देख रहे हैं अब काम होगा, इससे क्या मजीद पॉलिटिकल अनरेस्ट देख सकते हैं हम?
थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा फरमाइए। जी सर, जो FBR का स्विफ्ट एक्शन हमें नजर आ रहा है बेनामी जायदादों के ऊपर, ये अच्छा कदम है? देखें, मैं समझता हूँ कदम तो यकीनी तौर पर मुनासिब ही है, लेकिन जिस तरह की हरासमेंट फैलाई जा रही है उससे यकीनी तौर पर रिएक्शन होगा, उसका एडवर्स एक्शन होगा। देखें, सिर्फ इस तरह करने से कि अखबारों में देने से, नाम देने से, गिरफ्तारियां करने से, हथकड़ियां लगाने से अगर ये काम हो जाता तो फिर तो सबसे आसान काम था। इसको बहुत तरीके से करना पड़ेगा। जैसे आज अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हमारे एक MNA हैं, सेनेटर हैं, उनका अभी तो टाइम लिमिट भी ख़त्म नहीं हुआ, तो उनकी पता चला है कि ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये इसमें बहुत ही तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ आगे चलना और मिसाल कायम करनी तो एक बात है, लेकिन हजारों की अराजी बेनामी की, ये नहीं हैरानी की बात। देखें, मैं तो समझता हूं कि जिसने भी ऐसा काम किया वो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन इस तरह काम ना करें कि लोग डर के मारे, खौफ के मारे, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो भी दुबक के बैठ जाएं, 4 पैसे जो इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं वो भी ना लगाएं। ठीक है। और ख़ास तौर पर इनका तो बहुत दावा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। वो क्यों नजर नहीं आ रहे? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई चीज अमली तौर पर कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है। एहतसाब ब्यूरो इन्होंने बनाया था KP के अंदर, उसका क्या हुआ? उस KP एहतसाब ब्यूरो का एक और खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक प्रोजेक्ट पेशावर का जो मेट्रो है वो मिसाल है लोगों के लिए। ठीक है, अगर अगर थोड़ी लम्हे की इजाजत दें, क्योंकि हम सॉल्यूशंस पे आज फोकस रखना चाह रहे हैं। सियासी बातें हम रोज करते हैं, आतिफ खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सियाहत पे हम डिटेल बात करना चाहते थे। वी विल डू इट इन द कमिंग डेज ऑल्सो, लेकिन क्योंकि अभी वो हमारे साथ मौजूद है, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। हम ने ये विजन देखा PTI की गवर्नमेंट का कि सियाहत को फरोग दें। प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कहते रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां से खरबों का फायदा होता है ममालिक